अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज फरमानुल्लाह खान। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है इंट्रल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो कि अप्लाइड न्यूट्रिशन का 4th नंबर यूनिट है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि इंट्रल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, ये हम क्यों कराते हैं और इसके साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमारे पास हो सकती है। और इस यूनिट में जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। तो अभी हम डिफिनीशन पढ़ लेते हैं कि इंट्रल न्यूट्रिशन, इंट्रल फीडिंग इज अ मेथड ऑफ गिविंग लिक्विड न्यूट्रिशन डायरेक्टली इनटू द स्टोमक और जिजुनम थ्रू अ ट्यूब। कि हमारे पास इंट्रल न्यूट्रिशन में हम ट्यूब के जरिए डायरेक्टली फूड को लिक्विड फॉर्म में या तो स्टोमक तक ले जाते हैं या इंटेस्टाइन तक हम लेकर जाते हैं, तो इसको कहते हैं इंट्रल न्यूट्रिशन। और हम ये तब करते हैं कि जब हमारे पास कोई पेशेंट जो है वो माउथ के थ्रू जो है खाना नहीं खा सकता हो। तो इसके डिफरेंट रीजन हमारे पास हो सकते हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे कि हम इंट्रल न्यूट्रिशन क्यों करते हैं। इसके बाद सेकेंड जो हमारे पास है वो है पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन फार्मूला फीड दैट इज गिवन इंट्रावेनसली। जब हम वेन के थ्रू फीडिंग कराते हैं तो उसको कहते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन। वेन के थ्रू कैसे होते हैं, जिस तरह हम डेक्सट्रोज ड्रिप लगाते हैं, जिस तरह हमारे पास विटामिन वगैरह हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, इस तरह बाकी हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उसको जब हम थ्रू वेन दें तो इसको कहते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन। इसके बाद थर्ड वन हमारे पास है इन्फेंट फार्मूला। तो इस पर हमारे चैनल में वीडियो लेक्चर मौजूद हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहीं से आप इस तरह इन्फेंट फार्मूला क्या होता है, इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, ये हम क्यों कराते हैं, तो इसके बारे में डिटेल के साथ हमारे 20 मिनट की एक वीडियो है, तो वो आप इसके लिए देख सकते हैं। अब हमारे पास है कि इंडिकेशन फॉर ट्यूब फीडिंग, कि ट्यूब फीडिंग हम कब करेंगे, ट्यूब फीडिंग की जरूरत हमारे पास कब पड़ेगी। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है कि इन एबिलिटी टू सॉल्व। अगर कोई पेशेंट हमारे पास वो इसकी एबिलिटी नहीं है, वो अनएबल है कि कोई चीज़ निगल ले, कोई चीज़ खा ले थ्रू माउथ, तो उस कंडीशन में हम ट्यूब फीडिंग कराते हैं। या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है कि वो मास्टिकेशन मसल जो यहाँ पे माउथ में होते हैं उसमें अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो क्या होते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम ट्यूब फीडिंग कराएंगे। एनाटॉमिकल एंड पोस्ट सर्जिकल मालफॉर्मेशन ऑफ द माउथ एंड एसोफेगस, या क्या हुआ है, या किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया है जिसकी वजह से उसका जो माउथ वगैरह का स्ट्रक्चर खराब हो गए हैं, या कोई सर्जरी वगैरह किसी पर्सन को हुई है, तो उस कंडीशन में वो थ्रू माउथ या एसोफेगस कोई चीज़ नहीं ले सकता। या किसी पर्सन को थ्रोट कैंसर है या एसोफेगस कैंसर या किसी को हमारे पास माउथ कैंसर वगैरह है, तो उस कंडीशन में भी हम ट्यूब फीडिंग कराते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर अगर किसी को होता है कि उसकी डाइजेशन सही से नहीं होती, तो फिर हम रेडीमेड फार्म में जो है न्यूट्रिएंट वगैरह थ्रू ट्यूब फीडिंग उसको देते हैं। इसके बाद फेल्यूर टू ग्रो आर माल न्यूट्रिशन, और जो माल नरिश लोग हमारे पास होते हैं, पेशेंट होते हैं, तो उसको भी हम ट्यूब फीडिंग कराते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इंट्रल फीडिंग की कितने टाइप्स हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी देयर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ फीडिंग ट्यूब्स। हमारे पास इंट्रल फीडिंग 6 मेन टाइप्स ट्यूब के थ्रू हम कराते हैं, तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। एक और बात, ये इंट्रल और पेरेंटल फीडिंग या न्यूट्रिशन की जो डिफिनेशन है ये भी एमसीक्यूज में अक्सर आते हैं। अच्छा, दीज ट्यूब्स में हैव फर्दर सब टाइप डिपेंडिंग ऑन एग्जैक्टली वेयर दे एंड इन द स्टोमक और इंटेस्टाइन। तो कहते हैं कि इसके सब टाइप भी हैं, और वो किस बिना पे हैं, वो इस बिना पे हैं कि ये ट्यूब स्टोमक में जाता है या इंटेस्टाइन में जाता है। तो जो मेन 6 ट्यूब है उसमें फर्स्ट हमारे पास है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब स्टार्ट इन द नोज एंड इन द स्टोमक। ये हमारे पास नोज से स्टार्ट होकर स्टोमक तक जाता है। ये आपके पास नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या एनजी ट्यूब भी जिसे कहते हैं, जो थ्रू नोज यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है और ये स्टमक में हमारे पास आया हुआ है। ये वाइड आपको नजर आते हैं, देखो ये हमारे पास यहाँ तक, तो इसे कहते हैं एनजी ट्यूब या नेजोगैस्ट्रिक। सेकंड हमारे पास है ओरो
गैस्ट्रिक ट्यूब। ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें माउथ के थ्रू ट्यूब को इंसर्ट करके स्टमक तक ले जाया जाता है। थर्ड टाइप हमारे पास है नेजो एंटेरिक ट्यूब, जहां पे आपको एंटेरिक का वर्ड नजर आएगा, इसका मतलब क्या होगा, इंटेस्टाइन। तो इस ये ट्यूब हमारे पास नोज से स्टार्ट होके इंटेस्टाइन तक जाता है। इसमें फिर सब टाइप नेजो जिजुनल, जो कि जिजुनम हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ये नोज के थ्रू जिजुनम तक जाता है। दूसरा हमारे पास नेजो ड्यूडिनल ट्यूब है, जो कि नोज के थ्रू ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उस तक जाता है। इसके बाद हमारे पास है ओरो एंटेरिक ट्यूब, के माउथ के थ्रू जब हम ट्यूब को इंटेस्टाइन तक ले जाते हैं, इसको कहते हैं ओरो एंटेरिक ट्यूब। और देखो कि ये इंटेस्टाइन तक हम इसलिए लेकर जाते हैं कि कभी कभार हमारे पास या तो स्टोमिक कैंसर होते हैं या कोई और प्रॉब्लम होती है स्टोमिक में, तो फिर ट्यूब को डायरेक्ट इंटेस्टाइन तक लेकर जाना होता है। इसके बाद हमारे पास दो मजीद टाइप हैं कि गैस्ट्रोटोमी ट्यूब। गैस्ट्रोटोमी ट्यूब में ऐसा होता है कि ये ट्यूब एब्डामन में होल करके स्टोमिक तक ले जाया जाता है, इसे कहते हैं गैस्ट्रोटोमी ट्यूब। और दूसरा हमारे पास है जिजोनोटोमी ट्यूब, जिजोनोस्टोमी ट्यूब। जिजोनोस्टोमी ट्यूब में ऐसा होता है कि एब्डामन का जो स्किन है उसको काट करके वो ट्यूब अंडर जिजुनम या इंटेस्टाइन तक लेकर जाता है, इसे कहते हैं जिजोनोस्टोमी। सही है, ये जो PEG PRG ये आगे हम आपको एक्सप्लेन करके देते हैं। तो ये देखो इसके टाइप्स हमारे पास हैं, यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू नजर आ रहा है कि ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हमारे पास गया हुआ है। सही है, इस तरह ये हमारे पास है कि PEG जिस एब्डामन को काट के जो स्टमक तक जाता है। इसके बाद ये जिजोनोस्टोमी है कि यहाँ पे हमारे ये ऊपर का गैस्ट्रोटोमी ट्यूब है, ये नीचे वाला जिजोनोस्टोमी जो डायरेक्ट जिजुनम मीन स्मॉल इंटेस्टाइन में गया हुआ है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स और हैं कि परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटोमी PEG। इसमें ऐसा होता है कि एब्डामिन को काट करके ट्यूब को अंदर स्टोमिक तक ले जाया जाता है। लेकिन जो नीचे वाला है उसमें भी यही होता है कि परक्यूटेनियस रेडियोलॉजिक गैस्ट्रोटोमी, उसमें भी स्टोमिक तक लेकर जाया जाता है, लेकिन वो उस एक्सरे के थ्रू कंफर्म भी किया जाता है कि ये एग्जैक्ट लोकेशन पर गया या नहीं गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास देखो इंट्रल ट्यूब्स के तो आपने टाइप्स पढ़ लिए। अब इंट्रल ट्यूब में हमारे पास जो फार्मूला फीडिंग यूज होती है वो क्या होती है, इसमें जो खुराक हम ट्यूब में यूज करते हैं पेशेंट को देते हैं, तो उसके हमारे पास 5 टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं। एक हमारे पास होता है स्टैंडर्ड, दूसरा एलिमेंट एंड सेमी एलिमेंटल और सेमी एलिमेंटल, दूसरा डिजीज स्पेसिफिक, ब्लेंडराइज एंड मॉड्यूलर। तो एक एक करके अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला हमारे पास है स्टैंडर्ड पॉलीमेरिक जो हमारे पास फीडिंग। तो देखो एक मैं आपको बताता चलूं कि इसके जितने टाइप्स हैं ये डिपेंड करते हैं पेशेंट की रिक्वायरमेंट पे। हमारे पास स्टैंडर्ड में क्या होते हैं कि फार्मूला कंटेनिंग इंटेक्ट न्यूट्रिशन लाइक प्रोटीन, fats and carbohydrate which require normal or near normal digestive and absorptive capacity and are complete with respect to vitamins, mineral and trace element to specified वॉल्यूम। इसमें ऐसा होते हैं स्टैंडर्ड जो पॉलीमरिक होते हैं कि इसमें हमारे पास बड़े बड़े पॉलीमर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गए, फैट्स, इसके साथ जो विटामिन हैं, जो मिनरल हमारे पास, तो वो इस फार्मूला में होते हैं। और ये क्या होता है कि इसे डाइजेशन भी आपने करना होगा, इसकी डाइजेशन भी करनी होती है, और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, डाइजेस्टिव और एब्जॉर्प्टिव दोनों कैपेसिटी इसकी होती है। लिहाजा इसको जो है हम कहाँ पे, इसको स्टोमिक में जब लेकर जाए जाते हैं वहाँ पे इसकी जो है ब्रेक डाउन होती है प्रोटीन वगैरह की, और इसकी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर एब्जॉर्प्शन भी होती है। कंटेन 1 to 1.2 किलो कैलोरी पर ml and are used as over the counter oral supplement and tube feeding formula। देखो इसमें हमारे पास क्या है कि हर ml में वो 1 से लेके 1.2 किलो कैलोरी तक हमारे पास ये ऊपर वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये ओवर द काउंटर फीडिंग के थ्रू इस्तेमाल होते हैं। ओवर द काउंटर का मतलब ये है कि वो फीडिंग जिसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। जिस तरह हमारे पास ओवर द काउंटर ड्रग जो है पेनाडोल वगैरह जो हम यूज करते हैं, इस तरह हम जो है पोनोस्टान पेन के लिए, तो ऐसे ड्रग जो हम प्रिस्क्रिप्शन के बगैर लेते हैं उसको ओवर द काउंटर
जो है हमारे पास कहलाते हैं, ड्रग्स कहलाते हैं। इसमें प्रोटीन कंटेंट हमारे पास 30 to 40 ग्राम पर लीटर हमारे पास होता है। अच्छा, तो ये अब यहाँ पे जो है इसके आपको टाइप्स एग्जांपल बताए हुए हैं कि जो इंश्योर हमारे पास यूज होता है, जो असल के आजकल एनर्जी फीड लोग यूज करते हैं। इसके बाद ऑस्मोलाइड, न्यूट्रिन वन, आइसोसोर जो हमारे पास HN, इम्पैक्ट और भी बहुत सी चीज़ें हमारे पास मार्केट में ये स्टैंडर्ड जो है पॉलीमेरिक फूड के मिलती हैं। इसके बाद सेकंड हमारे पास है कैलोरी डेंस। कैलोरी डेंस क्या होता है कि स्टैंडर्ड फार्मूला आर ऑफन कंसंट्रेटेड टू प्रोवाइड 1.5 to 2 कैलोरी पर ml व्हेन फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट। देखो, इसको कैलोरी डेंस इसलिए कहते हैं कि इसकी एनर्जी जो है, एनर्जी कंटेंट वो स्टैंडर्ड जो पॉलीमेरिक था उससे ज्यादा होता है। और इसमें हमारे पास पर ml 1.5 से लेके 2 किलो कैलोरी पर ml तक क्या होता है हमारे पास ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो हमने एक्सप्लेन किए। तो देखो, ये MCQ स्किल तौर पे आप फिर ये चीज़ याद रख लें। और ये हम तब देते हैं कि जब एक पर्सन हमारे पास फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस पे होता है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पे पेशेंट कौन से होते हैं? जो किडनी के पेशेंट में भी हो, या जो हमारे पास BP के पेशेंट होते हैं जिसका BP हाई होते हैं, तो तब आपने फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पे पेशेंट को रखना है। तो उस कंडीशन में फिर हम ये फीडिंग जो है ये यूज करते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास है कि एंश्योर प्लस, न्यूट्रिन 2, आइसोसोर्स 1.5, इम्पैक्ट एंड ये इसके टाइप्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद थर्ड हमारे पास है एलिमेंटल एंड सेमी एलिमेंटल। सेमी एलिमेंटल में क्या होते हैं कि दे कंटेन पार्शली और कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड न्यूट्रिएंट। इसमें वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हुए हो, वाटर में सॉल्व हुए हो, इसको हाइड्रोलाइज के वाटर ने उसे हाइड्रोलाइज किया हो। फार्मूला हैव बीन हाइड्रोलाइज टू कंटेन शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट और सिंपल शुगर एंड पेप्टाइड और अमाइनो एसिड। और ये फार्मूला जो है इसको हाइड्रोलाइज क्यों किया हुआ है? इसलिए कि इसमें जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया हुआ होता है, जिस तरह हमारे पास सिंपल शुगर वगैरह, और इसमें हमारे पास पेप्टाइड्स होते हैं और अमाइनो एसिड होते हैं। Elemental formula are easier for the digestive system to digest and absorb, making them better suited for adult and children with digestive problem। और यही बात है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हाइड्रोलाइज फॉर्म में होते हैं, लिहाजा उनकी डाइजेशन इंतहाई इजीली होती है। और ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं कि जब हमारे पास बच्चों या एडल्ट को क्या हो, उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, तब हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो फिर आप ये MCQ के तौर पे ये याद रख ले। इसके बाद इंक्लूडिंग माल एब्जॉर्प्शन, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एंड अदर कंडीशन दैट कैन कॉज प्रॉब्लम विद एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन। तो इसके अगर ये प्रॉब्लम उसको हो, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम हो, सही है, माल एब्जॉर्प्शन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, तो ये जितनी भी डिफरेंट डिजीज ये आप HN में आगे पढ़ेंगे। ये हमारे पास इंटेस्टाइन वगैरह की डिजीज होती है, और जब आपको ये प्रॉब्लम हो तब आपकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होती है। तो इस कंडीशन में जो है आप ये ऊपर वाला एलिमेंटल एंड सेमी एलिमेंटल फीडिंग वो पेशेंट को करा सकते हैं। और इसके टाइप्स यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाए गए हैं कि ये क्रूशियल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एलिट्रे के डिफरेंट कंपनीज के आपको ये न्यूट्रिएंट आपको मार्केट में अवेलेबल हैं इस नेम से। इसके बाद डिजीज स्पेसिफिक, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि डिजाइन फॉर पेशेंट विद स्पेसिफिक डिजीज स्टेट। ये हमारे पास लोगों पेशेंट के लिए उनके डिजीज के मुताबिक जो है क्या हुए डिजाइन हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए कुछ ऐसा फार्मूला होगा जिसमें शुगर की मिकदार कम होगी, या कोई पर्सन हमारे पास प्रोटीन वगैरह के प्रॉब्लम से है कि उसके बॉडी में प्रोटीन वगैरह एब्जॉर्ब नहीं होती, या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला होगा जिसमें प्रोटीन थोड़े बहुत कम होंगे। तो ये हमारे पास डिजीज स्पेसिफिक होता है। अवेलेबल फॉर पेशेंट विद रिस्पिरेटरी डिजीज, डायबिटीज, रेनल फेल्यूर, हेपेटिक फेल्यूर एंड इम्यून कंप्रोमाइज। तो ये इस तरह के पेशेंट के लिए हमारे पास जो है इसके लिए रेडी किया जाता है कि जिनको या रिस्पिरेटरी कोई डिजीज हो,
डायबिटीज़ का मैंने आपको कह दिया, या कोई रेनल फेल्यूर हो या हेपेटिक फेल्यूर हो। क्योंकि इस कंडीशन में अगर आपके पास न्यूट्रिएंट रिच फूड देंगे और वहाँ पे या कोई रेनल फेल्यूर या हेपेटिक फेल्यूर है तो आपके बॉडी में एक्युमुलेशन होगी और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके टाइप्स हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायबिटिक सोर्स, इसके बाद नोवा सोर्स लिखा हुआ है, न्यूट्रिन पल्मोनरी लिखा हुआ है और न्यूट्रीहिप। तो ये डिफरेंट आपके पास जो है मार्केट में अवेलेबल है डिफरेंट नेम से। इसके बाद लिखा हुआ है ब्लेंडराइज्ड फीडिंग। ब्लेंडराइज्ड फीडिंग यूज फॉर पेशेंट that cannot tolerate semi synthetic formula or who wish to consume family food। तो ये ब्लेंडराइज फीडिंग हम तब यूज करते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट कोई फार्मूला फीडिंग को टॉलरेट नहीं कर सकता। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसको ब्लेंडर्स किया जाता है, उसको जो है तोड़ फोड़ उसकी की जाती है, उसको पाउडर फॉर्म वगैरह में कन्वर्ट किया जाता है और फिर हम वो पेशेंट को देते हैं। फार्मूलाइज विद मिक्सचर ऑफ ब्लेंडराइज फूड सोर्स। इसमें हमारे पास डिफरेंट फूड सोर्स वगैरह होते हैं और इसके साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी हम मिलाते हैं। दे आर मेड फ्रॉम रियल फूड इंग्रेडिएंट सच एज चिकन, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एलॉन्ग विद एडिड विटामिन्स, मिनरल, फाइबर एंड अदर न्यूट्रिएंट। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमारे पास वेजिटेबल, फ्रूट्स, चिकन वगैरह ये चीजें भी ब्लेंडराइज होती हैं और इसके साथ साथ जो आपको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है जो आपको नीड होती है, न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, फाइबर वगैरह वो भी इसमें होते। मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक टेक्निक इज एसेंशियल टू प्रिवेंट बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। लेकिन यहाँ पे कहा हुआ है कि जब आप इसको प्रिपेयर करते हैं, इसको आप देते हैं, तब आपने क्या करना है, एसेप्टिक टेक्निक का आपने ज्यादा ख्याल रखना है ताकि आपके पास बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ना हो। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है कंप्लीट पीडियाट्रिक एंड कंप्लीट। इसके बाद जो हमारे पास सिरिलेक के फॉर्म में हमारे पास जो फीडिंग आती है जिसमें लिखा हुआ है व्हीट सिरिलेक, वेजिटेबल वगैरह में होते हैं, तो वो हमारे पास ये ब्लेंडराइज्ड फीडिंग होती है। इसके बाद हमारे पास लास्ट वन जो है वो है मॉड्यूलर फार्मूला। मॉड्यूलर कहते हैं प्रोवाइड प्रोटीन, fats or carbohydrate as single nutrient or modular mixture to allow adjustment of macronutrient mix। तो इसमें ऐसा हमारे पास होते हैं कि या तो आपके पास पूरे के पूरे फीडिंग में या प्रोटीन होगी, या आपके पास फैट होगी, या कार्बोहाइड्रेट होगा, या इनका आपके पास जो है मिक्सचर भी हो सकता है। लेकिन इसमें प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट हमारे पास होते हैं। क्रिएटेड फ्रॉम इंडिविजुअल मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रिपरेशन कार्ड मॉड्यूल्स आर प्रिपेयर्ड फॉर पेशेंट हु रिक्वायर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कॉम्बिनेशन टू ट्रीट देयर इलनेस। जब आपके पास एक पेशेंट के लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है तो उस कंडीशन में हम इसको प्रिपेयर करते हैं और ये हर पेशेंट के लिए हमारे पास अलग अलग प्रिपेयर होता है। इसके हमारे पास ये एग्जाम्पल हैं, ये डिफरेंट नेम से जो हमारे पास हैं आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हमारे पास कॉम्प्लिकेशन के इंटरल न्यूट्रिशन में हमारे पास क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। देखो, जब आपके पास नेचुरल फीडिंग नहीं होती और आर्टिफिशियल फीडिंग कराते हैं जिस तरह ये इंटरल फीडिंग है, तो उसमें आपके पास जरूर जो है कॉम्प्लिकेशन होंगी। तो पहला हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है कि फूड एंटरिंग द लंग्स। आपके पास ये फूड डायरेक्ट लंग्स में जा सकता है। क्यों? जब आप एनजी ट्यूब पास करते हैं तो एनजी ट्यूब कभी कभार लंग्स में चला जाता है, या गलती के थ्रू भी आपके पास वो फूड लंग्स में जा सकते हैं, या ओरल में आपके माउथ में ट्यूब है और आपने फीडिंग ली और वो फीडिंग जो है वो आपके माउथ में रह गई, तो ट्यूब की वजह से आप उसको च्यू या उसको स्वाल नहीं कर सकते और उस कंडीशन में ये आपके पास लंग्स में जा सकता है। ये फीडिंग आपको कंस्टिपेशन भी करा सकती है, क्योंकि इसमें जो कभी कभार फाइबर की मिकदार कम ज्यादा होती है, तो अगर कम होती है तो ये आपको कंस्टिपेशन भी कराती है, क्योंकि ये तो आपके पास नेचुरल फीडिंग नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। या अगर फाइबर ज्यादा हो गए आपको डायरिया हो सकते हैं, या इसमें फ्लूइड वगैरह की मिकदार जो है तो ज्यादा कम होती है, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम
होता है। इसके बाद है इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। देखो जो आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी तो उतनी एब्जॉर्प्शन नहीं होती जो आपके पास नेचुरल की एब्जॉर्प्शन होती है, तो आपके पास ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद नाजिया एंड वोमिटिंग आपको हो सकती है। डिहाइड्रेशन आपको हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन ये है कि जब आप जो है एक पर्सन ऐसी तरह पानी पीते हैं और एक पर्सन थ्रू एनजी ट्यूब वगैरह आप उसको पानी देते हैं तो वो तो इतना नहीं होता, तो इस तरह के पर्सन को हमारे पास डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, क्योंकि जब एक पर्सन नॉर्मल होता है तो उसके जो है अल्लाह ने उसमें एक ऐसा सिस्टम दिया हुआ है कि उसकी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह सब चीज़ बैलेंस में रहती है। लेकिन जब आप ये फीडिंग लेते हैं तो इसमें आपके पास हमेशा बैलेंस जो है वो बरकरार नहीं रहता। आपके पास ब्लड शुगर जो है वो कभी हाई भी हो सकता है। विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी आपको हो सकती है। इसके बाद फीडिंग ट्यूब इंसर्टेड थ्रू द नोज सच एज नेजोगेस्ट्रिक और नेजोएंटेरिक ट्यूब कैन काज इरिटेशन टू द नोज एंड थ्रोट। देखो जो आपने एनजी ट्यूब पास किया हुआ है या ओरो ट्यूब वगैरह पास किया हुआ है या नेजो एंटेरिक ट्यूब आपने पास किया है तो ये क्या कर लेता है, ये आपको नोज की इरिटेशन भी काज कर सकते हैं, थ्रोट की इरिटेशन भी काज कर सकता है, उसकी आपके पास साइनस वगैरह की इन्फेक्शन भी हो सकती है। अल्सरेशन ऑफ लैरिंक्स एंड एसोफेगस, क्योंकि ये एसोफेगस और लैरिंक्स के थ्रू से गुजर के आपके स्टोमक में जाता है तो आपके लैरिंक्स और एसोफेगस तक वाटर नहीं जाता, उसकी ड्राइनेस हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसमें ब्रेक्स क्रैक से आ जाते हैं, अल्सरेशन से आपके पास हो सकता है। इसके बाद फीडिंग ट्यूब इंसर्टेड थ्रू द स्किन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल सच एज गैस्ट्रोटोमी और जिजोनोस्टोमी ट्यूब कैन बिकम क्लॉज्ड आर डिस्प्ले एंड वुड इन्फेक्शन कैन अकर। और जो ट्यूब आपने थ्रू एब्डोमिनल वॉल इंसर्ट किया हुआ है तो उसमें आपके पास क्या हो सकते हैं, वो आपके पास वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। वहाँ अगर आपके ट्यूब से कोई स्टोमिक कंटेंट बाहर आता है तो चूंकि वो एसिडिक होते हैं तो वो आपकी स्किन वगैरह को ख़राब भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है इंट्रल फीडिंग के। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन विद ट्यूब एंड एंटीरोस्टोमिस, जो आपका क्या है कि एब्डामन के थ्रू जो आप इंटेस्टाइन में ट्यूब इंसर्ट करती है उसके क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे कि स्किन इरिटेशन caused by leakage of digestive fluid onto the skin around the stoma. Irritation is the most common complication of ileostomies. देखो हमारे पास ऐसा होता है कि जब आपने कोई ट्यूब इंसर्ट किया है थ्रू स्टोमिक के थ्रू एब्डामिन वाल के थ्रू इंटेस्टाइन में और आपके पास स्टोमिक कंटेंट या कोई वहाँ पे जो एंजाइम वगैरह वो बाहर आपकी स्किन की तरफ आ जाए तो वहाँ पे आपको स्किन इरिटेशन काज कर सकते हैं और ये मेन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इलियोस्टोमीज। इलियोस्टोमस हमारे पास जो ट्यूब होते हैं मतलब कि आपको ने कोई ट्यूब डायरेक्टली इलियम की तरफ लेकर गए हैं तो देखो ये एमसीक्यूज के तौर पे आपके पास आ सकते हैं कि स्किन इरिटेशन जो है वो हमारे पास इस ट्यूब से अक्सर होता है। इसके बाद आपको डायरिया भी हो सकते हैं, एब्सेस भी आपको हो सकती है। एब्सेस मतलब कि फ्लूइड एक्युमुलेशन या एक जगह पे हमारे पास जो है वो पीप टाइप सा बन जाते हैं, एब्सेस वाटर या फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है। इसके बाद इन्फ्लेमेशन ऑफ इलियम भी हो सकता है और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है क्योंकि अगर आपकी फीडिंग जो है आपने फूड इंटेस्टाइन में डायरेक्टली इंसर्ट किया हुआ है और वो इंटेस्टाइन में कहीं पे स्टक हो गए या उसमें वाटर कंटेंट कम है तो आपके पास क्या है इंटेस्टाइन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट या बंद हो सकता है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि रिस्क फॉर एस्पायरेशन, कि आपके पास एस्पायरेशन के रिस्क भी होते हैं। एस्पायरेशन किसे कहते हैं कि जब आपका फूड कंटेंट या वाटर कंटेंट आपके लंग्स में चला जाए तो ये हमारे पास इसे कहते हैं एस्पायरेशन। तो कहीं या कोई ईयर एबनॉर्मल ईयर वगैरह जो भी आपके जो है लंग्स तक चला जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये आपके कॉन्शियस लेवल जो है उसको क्या करते हैं कि आपका कॉन्शियस लेवल कम होता है क्योंकि अक्सर हमारे पास ये ट्यूब उन लोगों में इंसर्ट किए जाते हैं जो खुद फीडिंग नहीं कर सकते, जो आईसीयू वगैरह में क्रिटिकल पेशेंट होते हैं तो उसकी वजह से आपको एस्पायरेशन हो सकता है। डिमिनिश गेग रिफ्लेक्स, आपके गेग रिफ्लेक्स जो है वो डिमिनिश होते हैं क्योंकि गेग रिफ्लेक्स इसे कहते हैं कि जब आपका जो है
जो चोकिंग रिफ्लेक्स होते हैं, गेग रिफ्लेक्स आपके पास चोकिंग वगैरह क्रिएट करता है कि कोई भी आपके पास फूड कंटेंट या फ्लूइड वगैरह लंग्स में न जाए। इसके बाद न्यूरोलॉजिक इंजरी अगर आपको हुई है उस वजह से भी आपको एस्पायरेशन हो सकता है। कार्डियक स्फिंक्टर इनकम्पिटेंसी, जो आपके कार्डियक स्फिंक्टर है उसकी इनकम्पिटेंसी है, आपके पास जो है कार्डियक की तरफ जो है इस फूड कंटेंट वगैरह जा सकता है। इसके साथ जीआई रिफ्लेक्स इसे कहते हैं कि जब आपका स्टोमक का कंटेंट जो है वो ऊपर आ जाए तो वो भी आपके पास कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सुपाइन पोजीशन, देखो जो ट्यूब आपने माउथ में इंसर्ट या आपके नोज या माउथ के थ्रू गया हुआ है आपके स्टोमक या इंटेस्टाइन में, तो उस वजह से आपने सुपाइन पोजीशन में रहना है और ये भी आपके पास, इससे भी आपके पास एस्पायरेशन हो सकता है। और हमारे पास है ट्यूब माल पोजीशन, ये ट्यूब जो है अक्सर बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, ट्यूब को कभी निकाल लेते हैं, कहीं इस साइड पे दूसरी साइड पे उसकी माल पोजीशनिंग हमारे पास हो सकती है, जिससे भी हमारे पास एस्पायरेशन हो सकता है। अब हम आ जाते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो कि सेकंड पार्ट का हमारे पास इस लेक्चर का, कि डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट इंट्रावेनसली फॉर एग्जांपल वाई थ्रू अ ब्लड स्ट्रीम। जब हम न्यूट्रिएंट को डायरेक्टली ब्लड वेन के थ्रू हम इन पेशेंट को देते हैं तो इसको कहते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो इसके हमारे पास दो मजीद टाइप्स हैं, एक है हमारे पास सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन, दूसरा हमारे पास है पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। जो सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन होते हैं, इट इज ऑफन कॉल्ड टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन डिलीवर्ड इनटू अ सेंट्रल वेन। इसे हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन भी कहते हैं और ये थ्रू सेंट्रल वेन दिया जाता है। अब सेंट्रल वेन हमारे पास जुगुलर वेन है, हमारे पास फीमोरल वेन है, हमारे पास सबक्लेवियन वेन है कि हमारे पास जुगुलर ये नेक के साथ जो वेन होता है, जो आपके पास शोल्डर के साथ जो क्लेवियन बोन के साथ वेन है वहाँ, या फीमोरियल पोर्शन में वहाँ पे आपके पास मेन जो वेन है उसके थ्रू जब आप फूड देते हैं तो हमारे पास पेरेंटल न्यूट्रिशन में वो सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा हमारे पास है, अच्छा, सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इसके साथ जो हमारे पास दूसरा है उसे कहते हैं पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन डिलीवर्ड इनटू अ स्मॉलर और पेरिफेरल वेन। इसे हम या थ्रू ब्रेकियल वेन वगैरह इसके थ्रू देते हैं या हम स्मॉलर वेन के थ्रू देते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि पेरेंटल न्यूट्रिशन हम इमरजेंसी के दो टाइम पे देते हैं, जब हमारे पास कोई पर्सन शॉक वगैरह में हो तब हम उसको वेन के थ्रू जो है वो फूड देते हैं, न्यूट्रिएंट हम प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस इन्होंने दिया हुआ है कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन और पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि गिवन व्हेन अ पेशेंट रिक्वायर, देखो हम क्या होते हैं कि an extended period of intensive nutritional support for those patient who cannot tolerate oral or enteral nutrition। देखो हमारे पास कुछ इस तरह के पेशेंट भी होते हैं जो ओरल और इंटरल वे से खुराक फूड को नहीं ले सकते, उन्हें ज्यादा खुराक की जरूरत होती है और एक लॉन्ग टाइम के लिए नीड होती है, तो इसको कहते हैं, तो तब हम क्या कहते हैं, तब हम उसको लार्ज वेन के थ्रू फीडिंग देंगे, न्यूट्रिएंट देंगे, इसको कहते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। इसके बाद इज एडमिनिस्टर थ्रू अ सेंट्रल वेनस कैथेटर। इसके लिए हमारे पास एक सेंट्रल वेनस कैथेटर लार्ज सा ट्यूब हमारे पास होगा, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होगा। इसके बाद हमारे पास क्या है कि वेरियस कंपोनेंट लाइक इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट एंड इंसुलिन आर एडेड बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द पेशेंट। इसमें हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं, डिफरेंट जो हमारे पास ट्रेस एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स वगैरह, इवन दो इंसुलिन वगैरह भी हम इसके थ्रू दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड टाइप्स हैं वो है पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो उसमें क्या होते हैं कि हु कैन टॉलरेट सम ओरल फीडिंग बट कैन नॉट इंजेस्ट एडिकेट अमाउंट ऑफ फूड टू मीट देयर न्यूट्रिशनल नीड। देखो कि हमारे पास ऐसे पेशेंट जो इंटरल फीडिंग या ट्यूब फीडिंग पे होते हैं लेकिन वो इतना फीडिंग नहीं कर सकते कि उसके न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी को पूरा करे, उसके नीड को पूरा करे। तो इस तरह के पेशेंट में हम पेरिफेरल वेन के थ्रू, इस तरह के पेशेंट में फिर हम क्या करते हैं,
पेरिफेरल वेन के थ्रू भी हम उसके जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है उसको पूरा करते हैं। एडमिनिस्टर थ्रू अ पेरिफेरल इंट्रावेनस कैथेटर, और ये हम पेरिफेरल वेन में एक कैथेटर के थ्रू कैथेटर इंसर्ट करते हैं, इसके थ्रू हम फीडिंग कराते हैं। टू टाइप ऑफ सोल्यूशन आर कॉमनली यूज इन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। लिपिड इमल्जन हमारे पास यूज होते हैं एंड अमाइनो एसिड डेक्सट्रोज सोल्यूशन। अमाइनो एसिड डेक्सट्रोज सोल्यूशन और हमारे पास लिपिड इमल्जन, ये दो फीडिंग जो है हम थ्रू पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन के थ्रू देते हैं। तो इमल्जन हमारे पास गाढ़ा लिक्विड जो होते हैं उसको कहते हैं, जो ऑलरेडी आप एफएससी में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास जो है जो हमारे पास सेंट्रल होता है वो या यहाँ के इसके थ्रू या इस वेन के थ्रू या हमारे पास इस वेन के थ्रू, ये तीन पोस्ट जगह हमारे पास है, यहाँ पे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दी जाती है। और जो हमारे पास पेरिफेरल होती है वो तो यहाँ पे वेन में कर सकते हैं, आप यहाँ से वेन में कर सकते हैं, यहाँ वेन में कर सकते हैं, जो छोटे वेन है वहीं से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के थ्रू हमारे पास ये न्यूट्रिएंट जो है इसकी जो अपनी मिकदार लिखी हुई है, तो ये मेन न्यूट्रिएंट हमने इस मिकदार में देनी होती है कि डेक्सट्रोज हमारे पास 250 ग्राम होगा, सही है। उसके बाद लिपिड हमारे पास इतने होंगे, सोडियम, तो ये कंटेंट जो ये चीज़ आप जो है एमसीक्यूज के लिए इसको एक नज़र देख ले। इसके बाद हमारे पास कॉम्प्लिकेशन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के साथ क्या आ सकती है, इसके साथ आपको इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि आईवी लाइन आपका पास है, आईवी लाइन के थ्रू हमारे पास आईवी, उसके थ्रू हमारे पास कोई भी जो है इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म आप में आ सकती है। इसके बाद एम्बोलिज्म हो सकता है। एम्बोलिज्म हमारे पास ऐसा होते हैं कि आपके पास ईयर अगर चली गई या कोई इस तरह हमारे पास एक्युमुलेशन वगैरह वेन वगैरह में ब्लड वेसल्स में हो सकती है। इसके बाद कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं गॉलब्लैडर की इन्फ्लेमेशन को, कोलिलिथियासिस, वहां पे आपके पास स्टोन वगैरह बन सकता है। क्यों जब ये न्यूट्रिएंट जो वगैरह जो होते हैं ये तो आपके पास नॉर्मल मिकदार तो इसकी नहीं होती ना, आपकी बॉडी इसके साथ सेट नहीं होती, तो इसमें आपके पास कैल्शियम वगैरह की एक्युमुलेशन या इस तरह कोई और विटामिन या किसी और चीज की एक्युमुलेशन से आपके पास इन्फ्लेमेशन भी हो सकते हैं और स्टोन वगैरह भी आपके पास प्रोड्यूस हो। इसमें आपको स्टिटोसिस भी हो सकते हैं। स्टिटोसिस कहते हैं कि जब आपके पास फैट्स वगैरह की एक्युमुलेशन हो जाए तो इसको स्टिटोसिस भी हो सकते हैं, और स्पेसिफिकली स्टीटो हेपेटाइटिस कि आपके पास लीवर में जब फैट्स वगैरह की एक्युमुलेशन होती है तो उससे आपको हेपेटाइटिस, लीवर इन्फ्लेमेशन भी आपको हो सकती है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के। इसके बाद ये हमारे पास, तो ये आई वीडियो लेक्चर था, इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। और जो हमारे पास न्यूनेटल और इन्फेंट फीडिंग थी वो हमारे पास एक और लेक्चर में मौजूद है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।